ऑनलाइन वाले बच्चे गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखेंगे सारे बच्चे बोर्ड पे कल कहां तक पढ़ लिया था, फटाफट से बता दो। डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ था। अच्छा, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ है। मैक्सवेल इक्वेशंस हुई थी क्या? ठीक है, नहीं हुई थी। ठीक है, एक बार दो। चलो एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है ना? बोलो। तो फिर किस वजह से होता है? बोलो भाई बोलो। चलो फटाफट से बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, खाना पीना बंद कर दो अब। सेटल हो जाओ। अब सुनोगे, सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से। हम लोगों ने कैपेसिटर बनाया। नोट्स देखो फटाफट से। हम लोगों ने क्या बनाया? कैपेसिटर। कैपेसिटर को क्या किया? चार्ज। मतलब पहले क्या था वो? अनचार्ज। जैसे जैसे चार्जिंग हो रही थी, ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। ये एक बात है, ये समझ में आ रही है? अच्छा, जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा कि क्या रहेगा? पूरा कंप्लीटली चार्ज होने के बाद की बात कर रहा हूं। तब तो कांस्टेंट हो जाएगा, तब तो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेरिएबल रहेगा, इंक्रीज विद टाइम होगा। यस और नो? यहां तक सारी बातें समझ में आ रही? मतलब वहां पर डी बाई डी टी जीरो रहेगा कि नॉन जीरो रहेगा? नॉन जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ ई इज वेरिएबल। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नॉन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मालूम है सबको? यहां तक मेरी पूरी बात समझ में आ गई है? ऑनलाइन में भी ठीक बात है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट प्रकट हुए थे। कौन? क्या बोला उन्होंने? एक्सपेरिमेंट क्या था उनका? मैग्नेटिक कंपास था उनके पास। कहां लेकर आए? बिटवीन द प्लेट्स। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने क्या कहा? यहां पर कौन है? यहां तक याद रहेगा? कभी भी नहीं भूलोगे ना ये तो, याद रहेगा। तो डिफ्लेक्शन हुआ, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड था। आगे की कहानी बताओ। उन्होंने क्या लगाया? एम्पियर सर्किटल लॉ। उन्होंने लगाया एम्पियर सर्किटल लॉ। लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। क्या हुआ? एक साइड जीरो, एक साइड नॉन जीरो, ऐसी आने लगी है ना? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, ये तो फेल हो गया। फिर उन्होंने कुछ रिसर्च किया, कुछ मेहनत करी, और उन्होंने उस एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे करा? वैसा का वैसा ही रखा। एलएचएस तो, एलएचएस में कोई चेंज हुआ क्या? लिखा हुआ है ना सब लोगों ने नोट्स में। एलएचएस में कोई चेंज नहीं हुआ। आरएचएस में भी जो चेंज हुआ, म्यू नॉट था वो वैसा का वैसा रहा। जो करंट लिखा होता था वैसा का वैसा रहा। बस करंट में एक टर्म ऐड कर दिया। कौन सा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये टर्म ऐड कर दिया। बोलो क्लियर है क्या? बोलो एप्सिलॉन नॉट कौन है जानते हो? वैल्यू बोलो। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सबको मालूम है? और ये फाई ई क्या है? फाई, केवल फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, और उसका रेट ऑफ चेंज। ठीक है कि नहीं है? पक्का? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज होता है? बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए लिख सकते हैं। पक्का? प्लेट्स के बीच में, दोनों के बीच में एंगल जीरो था तो हमने कॉस जीरो को इग्नोर कर दिया, वन लिखना था वो नहीं लिखा, ए इंटू ए लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? अब बताओ, ये ई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? तो बताओ फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो फ्लक्स में क्यों चेंज है? बिकॉज ऑफ चेंज इन, बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ चेंज इन। सबको समझ में आती है यहाँ तक बात? है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है इसलिए फ्लक्स में चेंज है। और अगर फ्लक्स में चेंज है तो फिर ये जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ नॉन जीरो आ जाएगा। चाहे बीच में करंट नहीं था, बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था। प्लेट्स के बीच में चार्ज फ्लो हो रहा था क्या? प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज ही नहीं फ्लो हो रहा था, कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था। तो चाहे ये तो जीरो हो जाए, लेकिन एक नॉन जीरो टर्म आ गया कि नहीं आ गया? तो उनका नॉन जीरो इक्वल टू जीरो अब कन्वर्ट किस में हो गया? नॉन जीरो इक्वल टू नॉन जीरो। बोलो हाँ कि ना? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है? पक्का? तो उन्होंने मॉडिफाई किया, तो क्या मॉडिफाई किया ये बता दो। आई के साथ एक और वैल्यू जोड़ दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक टर्म और जोड़ दिया। ये कौन सा वाला आई है? ये तो वही वाला आई है। कौन सा वाला आई है? कन्वेंशनल करंट।
कौन सा वाला? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल क्या होता है? वो जो हम लोग पहले बोला करते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोला करते थे, वो किस लिए बोला करते थे? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। तो ये कन्वेंशनल करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? वायर्स में फ्लो कर रहा है। कहाँ फ्लो कर रहा है? वायर्स में। दिस इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, है ना? दिस इज नॉट प्रेजेंट कहां पर? बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में नहीं है ये। दिस इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कन्वेंशनल करंट। मन करे तो लिख सकते हो आई सी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर उन्होंने कहा कि देखो ये वाला टर्म जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी यही आएगा। डायमेंशन फॉर्मूला भी यही है। कल मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था? 1 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना आएगा? मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? कि दो टर्म अगर आप ऐड कर रहे हो तो सेम यूनिट्स की या सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए। मतलब इसका डायमेंशन भी यही होना चाहिए कि नहीं होना? मतलब इसका डायमेंशन करंट का डायमेंशन हो गया। तो अब इसका कुछ नाम रखना चाहते थे वो, तो उन्होंने बोला कि चलो इसका नाम भी हम करंट ही दे देते हैं। लेकिन ये करंट ये वाला तो नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि चलो इसका नाम भी हम क्या रख देते हैं? करंट ही रख देते हैं। लेकिन करंट कौन सा वाला होगा? ये वाला तो नहीं है, ये तो दूसरी टाइप का है। तो इन्होंने उसका नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज नॉट एक्चुअली द करंट। ये करंट थोड़ी ना है। ये करंट थोड़ी ना है। करंट तो ये होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्योंकि इसका टर्म और इसका टर्म दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम कुछ ना कुछ रखना था, तो इन्होंने रख दिया करंट। और डिस्प्लेसमेंट रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट किस वजह से रख दिया? कि भाई इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्प्लेस हो रही है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब कोई तुमसे डायरेक्टली पूछे डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू बताओ, तो या तो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा, या फिर हम लोगों ने कल प्रूव किया था क्या कि ये इक्वल्स टू ये होगा? ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। हाँ तो देखो इधर देखो, सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, यहाँ देखो। देखो फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए होता है ना बच्चों? अब मुझे बताओ डी बाई डी टी ऑफ फाई ई क्या हो जाएगा? बोलो डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए। बोलो ठीक है क्या? अच्छा तो यहां से ए बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? डी ई बाई डी टी। बोलो यस और नो। अब मेरे को बताओ E इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना? कल लिखा था प्लेट्स के बीच में, है ना? अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पर माइनस क्यू है। कल बनाया था ये सारा, नहीं बनाया था? हाँ तो बोलो ये क्या बन जाएगा फिर हमारे पास? ए इंटू डी बाय डी टी ऑफ बोलो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो बोलो इसमें से आपका ए और एप्सिलॉन नॉट दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। क्या आ गया बाहर? ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बचा हमारे पास? डी बाई डी टी ऑफ क्यू। बोलो क्लियर है कि नहीं है? व्हाट इज दिस क्यू? क्यू इज द चार्ज। व्हाई दिस इज क्यू? बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट। हाँ कि ना? तो बोलो इस आई और क्यू का क्या रिलेशन आएगा? आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। दिस आई इज आई सी और नॉट? तो बोलो ये आई सी बन गया कि नहीं बन गया? ए से ए कट गया, ये कितना आ रहा है? बोलो 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू आई सी। और इधर क्या चल रहा था हमारा? डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट उधर मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी बन गया कि नहीं बन गया? दैट इज इक्वल्स टू आई सी बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन ये क्या है? आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू कन्वेंशनल करंट। बोलो आया समझ की नहीं? एकदम 100% आ गया है। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये है। अगर हम लोगों को कहीं से भी इसका आइडिया लगता है फाई ई का, तो उसको डिफरेंशिएट करके एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल देंगे, हाँ कि ना? और अगर हमको कहीं से भी आइडिया लगता है कन्वेंशनल करंट का, तो फिर हम निकालेंगे नहीं, हम सीधे के सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे। जितना कन्वेंशनल करंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा मेरे को बताओ कन्वेंशनल करंट जीरो कब हो जाएगा? जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो बताओ जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर फील्ड भी चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो बोलो ये टर्म भी तो जीरो हो जाएगी कि नहीं? तो जब बाहर वाला जीरो हुआ, अंदर वाला भी जीरो हुआ। जब तक बाहर वाला है अंदर वाला भी है। बोलो हाँ कि ना? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट का रीजन क्या है? व्हाई द डिस्प्लेसमेंट करंट इज देयर बिटवीन द प्लेट्स? बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बोलो हाँ कि ना? लिख लो इस बात को, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो। ये फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था?
अब एक बार मेरे को फटाफट से बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, एक बार मेरे को फटाफट से बताओ सारे बच्चे, ये हम लोगों ने लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था? अच्छा, इसके बारे में लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था इसे? तो लिख लो। और ये इसके बारे में लिखा था कि नहीं लिखा था? लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। जो जो नहीं लिखा था इसके बारे में वो लिख लो, पहले ये वाली चीज कंप्लीट करो। पहले ये वाली चीज कंप्लीट करो पूरी, पहले ये वाली चीज कंप्लीट कर लो नोट्स में जल्दी से, पहले ये वाली चीज कंप्लीट कर लो नोट्स में जल्दी से, जल्दी से कर लेंगे सारे बच्चे। 1 मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इस इक्वेशन का नाम क्या है? मैक्सवेल एम्पेयर सर्किटल लॉ। और ठीक है, पक्का ये लिख लो पहले सारे बच्चे, सारे बच्चे पहले ये लिख लो। ये लिखने के बाद रुक जाना, आगे नहीं लिखना। ये लिख लो, आगे नहीं लिखना। यहां तक लिख लिया पूरा? आगे का भी लिख लिया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ये लिख लो पहले पूरा, ये लिख लो, पहले ये लिख लो। उसके बाद फॉर्मूला लिख लेना। किस चीज का फॉर्मूला लिखना है सर? डिस्प्लेसमेंट करंट का लिखोगे ना? लिखा हुआ है क्या? अच्छा लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखा हुआ है तो फिर लिख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। ठीक है, लिख लो, एक और चीज लिख लो। ये हो गया ना पूरा? ये तो लिखी हुई थी, बस इसमें क्या कौन कौन क्या क्या है वो लिख लिया। यस और नो? हाँ तो एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, कहीं पर भी लिख लो, आगे पीछे कहीं भी लिख लो, पर लिखना इसी टॉपिक में। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, at each and every instant, the value of displacement current, the value of displacement current, the value of displacement current, the value of displacement current is always equal to, is always equal to conventional current, is always equal to conventional current, is always equal to conventional current. लिखा? फिर से बोलूं? है ना, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट की बात है ये, ऐसा नहीं किसी कभी कभी होगा, हमेशा होगा। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ये डेरिवेशन का लिख लो। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख लो, 2 मिनट लगेगा, लिख लो। आधा लिखा हुआ है तो जहां तक लिखा हुआ है उसके आगे लिख लो, उसके आगे जगह नहीं बची। थोड़ी बना लो, वर्ड्स को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर दो, अब पकड़ के थोड़ा शिफ्ट शिफ्ट कर दो, मोबाइल में हो जाता है ना, ऐसे कर दो। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछ रहे थे? क्या? बोलो तो सही तो। अच्छा यही कह रहे थे बस? अच्छा तो इसमें क्या नहीं समझ में आया था? अच्छा अच्छा, तो देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। फाइव इक्वल्स टू आई ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो करेंगे, है ना? कॉस जीरो क्यों होगा, रीजन समझ में आ रहा है ना, कल ही बता दिया था, है ना? तो अब ये हो गया हमारे पास, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, ए बाहर आ गया, ये आ गया। अब ई का वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है ना? दो जगह निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था, फिर कैपेसिटर में भी एक और बार बता दिया था। ये हो गया। तो अब इसको ई का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू का डिफरेंशिएशन। अब क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो बोलो क्यू क्या है, प्लेट का चार्ज। इस पर चार्ज क्यों आ रहा है, करंट की वजह से। किस रेट से चार्ज आ रहा है, जिस रेट से करंट आ रहा है, मतलब जितना करंट आ रहा है, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। तो डी क्यू बाय डी टी की जगह हमने कौन सा लिख लिया, आई। आई कौन सा वाला है, आई सी वाला। तो यहाँ पर आ गया हमारा आई सी, इधर क्या बचा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और चल क्या रहा है, डी बाई डी टी ऑफ फाइव।
है ना। अब मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, तो ये तो क्या होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज कमिंग आउट टू वी, है ना, बिल्कुल जनरलाइज किया हम लोगों ने, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में कि नहीं आ गया? लिखो फटाफट से लिखो, एक और चीज लिख लो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो। डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, सही बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, तो फिर हाँ, बट इट इज ड्यू टू, हाँ बट इट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, but it is due to change in electric flux, but it is due to change in electric flux, but it is due to change in electric flux। ये किसकी वजह से होता है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से होता है, ठीक है, ये बात समझ में आती है पूरी तरीके से? ये किसकी वजह से होता है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ये होता है ना। सो दिस इज नॉट कन्वेंशनल करंट। पर सर आपने तो बोला वही है, मैंने ये थोड़ी बोला वही है, मैंने बोला वैल्यू सेम है, देखो पढ़ो वैल्यू लिखा है मैंने ये थोड़ी बोला दोनों एक ही चीज है, दोनों है तो अलग अलग चीज, क्योंकि वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर ये जो आपका कन्वेंशनल करंट है, अगर ये 4 एम्पेयर का है, तो अंदर में भी डिस्प्लेसमेंट करंट भी 4 एम्पेयर का ही होगा, और ये चेंज होके 5 हो गया तो वो भी 5 हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे तुरंत। बोलो क्लियर हो गई ये बात? तो बोलो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है पूरा का पूरा? कोई दिक्कत? बोलो, वही कह रहे थे, अच्छा बोलो। कुछ कुछ कहा था क्या? क्या कहा था? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, दोनों एक ही साथ चलते हैं, दोनों एक ही साथ चलते हैं। उसके बाद और भी कुछ कहा था क्या मैक्सवेल ने? हाँ 4 इक्वेशंस बताई थी, हाँ वो 4 इक्वेशंस लिख लो, 4 इक्वेशंस कौन सी बताई थी वो लिख लो। तो ये सारा कुछ लिख चुके हैं ना सारे बच्चे? चलो तो वो जो 4 इक्वेशंस थी लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सवेल, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वर्ड को पकड़ो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लिखते जाएंगे बच्चे मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखते जाएंगे। अच्छा लेट सपोज हमको कन्वेंशनल करंट का वैल्यू पता है और हमको फ्लक्स का इक्वेशन भी मालूम है,
और हम लोग को आईडी निकालना है। कैसे करेंगे? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी से करेंगे ना। तो तो फिर मेहनत थोड़ी करेंगे, फिर तो डायरेक्टली बता देंगे कि ये वैल्यू इक्वल्स टू वो वैल्यू। फिर मेहनत क्यों करेंगे? है ना, पता है तब भी नहीं करेंगे। चलो फटाफट से ये चारों इक्वेशंस लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन देखा पहले कभी? दिस इज गॉस लॉ इन electrostatic, this is Gauss law in magnetism, this is Faraday law, this is Maxwell Ampere circuital law। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? तो ये तो गॉस लॉ है, ये भी गॉस लॉ है, ये फैराडे लॉ है, ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है, तो मैक्सवेल इक्वेशन किधर है? ये सब मिला के मैक्सवेल इक्वेशन है। देखो क्या किया उन्होंने, देखा तुमने? ये किसी और का, ये किसी और का, ये किसी और का, इसमें भी थोड़ा सा इनका, लेकिन ये चारों इनका। क्लियर हो गया? लिखो नीचे, लिखो नीचे ये चारों इनका कैसे हुआ। लिखो ये चारों इनका कैसे हुआ, जगह छोड़ दो और लिखो मैक्सवेल प्रूव्ड दैट, मैक्सवेल प्रूव्ड दैट, मैक्सवेल प्रूव्ड दैट, मैक्सवेल प्रूव्ड दैट all the concepts, all the concepts or theories or laws can be derived, can be derived using these four equations, using these four equations known as Maxwell equation of electromagnetism, Maxwell equation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझा दो क्या लिखा है। मैक्सवेल ने प्रूव किया, क्या प्रूव किया? जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जो 12 अक्टूबर से अभी तक पढ़ रहे हो ये पूरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें जितनी थ्योरीज हैं, जितने लॉज हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके सब डेराइव हो सकते हैं। कहां से? यूजिंग दीज फोर इक्वेशंस। मतलब पहले तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सेपरेट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। उनके कहने से पहले ये माना जाता था कि ये क्या है? सेपरेट कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा सेपरेट नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ये हमने कल लिख लिया था कि नहीं लिखा था? बोलो हाँ कि ना। तो उन्होंने इसके बाद एक रेवोल्यूशन ला दिया और उन्होंने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सेपरेट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, दे विल रन अलोंग ईच अदर। एक साथ दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों के दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर उन्होंने कहा दोनों के दोनों एक साथ पता है कैसे चलते हैं? कि आप ये चार इक्वेशंस ले लो, इन चार इक्वेशन से आप बोलो, मैं वो प्रूफ कर दूंगा इन द होल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये आपका मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन था। तो ये चार अलग अलग इक्वेशंस को उन्होंने कंबाइनली बोल के ऐसा बोला कि इन चारों के बाहर पूरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो इन चारों से ही आता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए इन चारों इक्वेशन को कंबाइनली बोला जाता है क्या? मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है? तो मैक्सवेल ही थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके बोला कि दिस इज वन एंड द सेम कॉन्सेप्ट। एकदम मिक्स हैं दोनों के दोनों, दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिख लेंगे फटाफट से। लिख लिया? चलो तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is generated, it is generated, first point, first property, it is generated by an accelerated charge, it is generated by an accelerated charge,
It is generated by an accelerated charge. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज. इट इज जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे. in propagation of EMW, in propagation of EMW, प्रोपगेशन क्या होता है? वेव जब मूव करती है तो उसको प्रोपगेशन बोलते हैं. वेव जब मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन. हम मूव करते हैं तो हमको तो मूव करना ही बोलते हैं. वेव जब मूव करती है तो स्पेशल वर्ड है उसका प्रोपगेशन. प्रोपगेशन ऑफ वेव. समझ गए हो? और कोई बड़ी बात नहीं है ना. तो इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. पहले तो समझो मेरी बात को. हम पढ़ वेव्स रहे हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं? वेव्स. ये तो एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव है. स्पेशल काइंड ऑफ वेव. कौन सी वाली स्पेशल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है वो मैकेनिकल होती है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है वो मैकेनिकल. स्ट्रिंग के ऊपर वेव बनती है कि नहीं? मैकेनिकल वेव. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैटेगरीज ऑफ वेव्स होती है, उसमें एक कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं. चैप्टर वही है. बोलो हाँ कि ना. क्या पढ़ रहे हो? वेव्स पढ़ रहे हो. क्या पढ़ रहे हो? वेव्स पढ़ रहे हो. है दिमाग में सेट? ठीक है. तो वेव प्रोपगेट करेगी. हाँ तो क्या लिखा हम लोगों ने? इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉमा लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field, electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other. 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 Full stop. Also both fields are perpendicular to the direction of propagation of EMW. Also, both fields are perpendicular to the direction of propagation of EMW. Direction of propagation of EMW. पढ़ के बताओ, मुझे नहीं समझ आया. नहीं समझ आया? मुझे तो नहीं आया. कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी. पक्का? दोनों ऑसिलेट कर रही हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही हैं. पक्का? और तीसरा कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. उसके भी परपेंडिकुलर है. मतलब जैसे देखो, इधर वेव जा रही है. ये वेव जा रही है. गई. ठीक है. इधर वेव जा रही है. इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसी के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है कौन? मैग्नेटिक फील्ड. देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और बताओ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन आपस में परपेंडिकुलर है, और प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर. 3 चीजें, तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर. पक्का? अच्छा, ये दोनों किस प्लेन में है? इस प्लेन में है. ये और ये इस प्लेन में है. पक्का? और ये प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. बोलो हाँ कि ना. पक्का? लिख लो. इट मीन्स नेक्स्ट लाइन में लिखना. इट मीन्स the plane of oscillation of fields plane of oscillation का मतलब जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रही है. प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फील्ड्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EMW. टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EMW. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EMW. बोलो समझ में आ गया? क्या समझ में आया? फटाफट बताओ. 3 चीजें हैं. एक डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगी, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, उस प्लेन में
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, और वो भी आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बोलो यहां तक ठीक है क्या, पक्का। अब देखो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स प्रोड्यूस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों दोनों कॉन्सेप्ट्स रन अलोंग विद ईच अदर। बोलो हाँ कि ना, मैक्सवेल ने सही कहा था कि नहीं कहा था। ये कहाँ प्रूव हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दोनों चीजें एक साथ होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों एक साथ होती है। कौन कौन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है। बोलो आती है पूरी बात समझ में, क्लियर हुआ। सो ईएम वेव की इस लाइन को पढ़ने के लिए इसके पहले की सारी चीजें हमने पढ़ी है, इस एक लाइन को पढ़ने के लिए। कौन सी लाइन को पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट विद ईच अदर, दोनों एक साथ में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। और इसीलिए इस वेव का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट मैग्नेट क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो आ गई पूरी बात समझ में, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ये ईएमडब्ल्यू जनरेट कैसे होती है, एक्सिलेटेड चार्ज से। दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। अब ये प्रोपोगेट करती है तो कितनी स्पीड से करती है, लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ईएमडब्ल्यू, ईएमडब्ल्यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ईएमडब्ल्यू propagates, EMW propagates with speed, EMW propagates with speed, with speed approx 3 into 10 to the power मीटर पर सेकंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वो जो तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हो कि नहीं, वो एग्जैक्ट 3 into 10 की पावर 8 नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, वो 2.99 होती है। 2.99 के आगे भी बहुत कुछ होता है, बहुत आगे तक जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एग्जैक्ट 3 नहीं होती, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं होता है 3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डिनोटेड बाय सी। लिखो आगे लिखो, डिनोटेड बाय, इस वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सी, डिनोटेड बाय सी, है ना। EMW प्रोपगेट्स विद स्पीड अप्रॉक्स इतना, डिनोटेड बाय सी इन वैक्यूम। फुल स्टॉप नहीं लगाना था, इन वैक्यूम भी लिखना था आगे। ये स्पीड कहां पर है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सो सी इज इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू नहीं है, अप्रॉक्स है पर हमने इक्वल लिख लिया, सी इक्वल्स टू, बोलो 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 बोलो, ठीक बात है, पक्का। सी इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और इसका वैल्यू अगर निकालना है तो इस तरीके से निकलता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। पहले भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये याद रखना है। हम चाहें तो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, इतना वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू आता है ना, इसका वैल्यू भी आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। आगे लिखेंगे इन मीडियम, ये सारी बातें किसकी थी, अब मीडियम की बात करो। इन मीडियम v इज इक्वल्स टू 1/μ एप्सिलॉन अंडर रूट। व्हाट इज दिस v, हाँ वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, किसका, EMW का, कहां पर, इन मीडियम। आती है बात समझ में, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये म्यू जो होता है, μ0 μr होता है कि नहीं, ये जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है कि नहीं, तो बताओ इसका मतलब v क्या हो गया, 1/√, बोलोगे, μ0 μr एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बिल्कुल सही है। अब इतनी चीज को अगर मैं अलग कर लूं, ये अलग ले लूं 1/this, तो क्या बन जाएगा ये c, और बचेगा क्या, μr एप्सिलॉन आर। बोलो हाँ कि ना, ये रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, v और c के बीच में, ठीक है कि नहीं है। तो v किस पे डिपेंड करता है, म्यू आर एप्सिलॉन आर पे। अरे सी तो सी रहेगा हमेशा, हम नहीं पढ़ते थे उससे पहले भी सी लगभग इतना ही था, और हम जब डॉक्टर बन जाएंगे तब भी सी इतना ही रहेगा, ठीक है।
तो सी तो वही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू आर। मीडियम बदलोगे तो सी थोड़ी बदलेगा, मीडियम बदलोगे तो क्या बदलेगा, उस मीडियम का म्यू आर बदलेगा, उस मीडियम का एप्सिलॉन आर बदलेगा। एप्सिलॉन आर क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ये क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। बोलो हाँ कि ना। तो वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर उसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। आती है बात समझ में, हाँ कि ना। आ रहा है कुछ कुछ फिजिक्स पढ़ना है अपन। ठीक है, लिख लो फटाफट से लिख लो। तो बताओ, अगर कभी भी मीडियम में अगर स्पीड पूछी जाएगी और उसका मीडियम का म्यू आर एप्सिलॉन आर दिया हुआ रहेगा तो निकाल देंगे, कर सकते हैं फॉर्मूला यूज। ठीक है, लिख लेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे लिख लेंगे। नाम मालूम है ना इनके। लेट्स सपोज सिंबल में नहीं दिया और नाम में दे दिया तो बोलो, नाम बोलो। परमिएबिलिटी नहीं, रिलेटिव लगाओ आगे, आर लगा हुआ है। ठीक है, कर पाएंगे ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं, पक्का। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो। इन मीडियम, इन मीडियम, इन मीडियम speed of EMW is less, in medium speed of EMW is less than that in, is less than that in, बोलो, वैक्यूम। वैक्यूम की क्या स्पेलिंग होती है, डब्ल्यू होती है, पहले तो डबल सी होती थी एक जमाने में, अपडेट हो गया। ठीक है, तो आगे यहां तक आ गया पूरा समझ में, कोई दिक्कत, पक्का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। स्पीड वाली प्रॉपर्टी हो गई है, वैक्यूम और मीडियम दोनों की प्रॉपर्टी हो गई है। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेव को, वेव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ईएमडब्ल्यू वेव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखो, लिखो। ईएमडब्ल्यू can be represented, can be represented in the form of electric field, can be represented in the form of electric field as well as magnetic field, can be represented in the form of electric field as well as in the form of magnetic field. EMW can be represented in electric field as well as magnetic field form. कंफ्यूज हो गए, अरे कुछ भी लिख लो, इंग्लिश ही तो है। EMW can be represented in the form of electric field as well as in the form of magnetic field. EMW can be represented in electric field and magnetic field form. ठीक है, ठीक है। तो इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो देखेंगे सारे बच्चे, ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पे लिखना है EY। लिखो, इफ लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, if EMW, if EMW, if EMW is represented, if EMW is represented, if EMW is represented in form of electric field, in form of electric field, in form of electric field as follows, in form of electric field as follows, लिख लो ये वाली। अगर EMW इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे लिखेंगे E सबस्क्रिप्ट Y इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, लिखा। अच्छा मेरे को फटाफट से बताओ, ये E नॉट क्या है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना, मैग्नीट्यूड हो जाए है ना। उसके नीचे वाली लाइन में लिखो, देन if EMW is represented in form of magnetic field, in form of magnetic field, then it must be, मस्ट के नीचे अंडरलाइन करो, मुझे मतलब समझाओ क्या हुआ, ये जो इक्वेशन लिखी इसके नीचे क्या लिखा है तुमने,
मस्ट मस्ट लिखवा दिया, मतलब जरूरी है कि वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करना। कैसे करना वो मैं बता रहा हूं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कि अगर ईएमडब्ल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, क्या बोला मैंने? अगर ईएमडब्ल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, कर चुके हो, ये हो चुका है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में कैसे करोगे? तो फिर उसमें कंडीशन है कि फिर आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही लिखोगे, बी जेड इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तब आप ऐसे ही लिखोगे। ऐसे कैसे? कि जो फेस इसका लिखा है वही फेस इसका भी लिखना जरूरी है। बोलो बात समझ में आई? मस्ट क्यों लिखवा रखा है? क्या लिखवा रखा है? मैंने पहले लिखवाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कर दिया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या सर हम यहाँ ओमेगा वन की जगह ओमेगा डैश लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम के की जगह के डैश लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम सर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिख सकते हैं? नहीं। ऐसे ही करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर यहाँ y लिखा है तो यहाँ z लिखना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई है? इसलिए मैंने लिखवाया है मस्ट। बोलो आ गई मेरी बात समझ में? पढ़ लो पूरी प्रॉपर्टी, पढ़ो पूरी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ो। क्या लिखी है पूरी प्रॉपर्टी? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कर सकते हो, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कर सकते हो। चाहे तो वैसे कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर चाहे तो तुमने ऐसे कर दिया तो फिर अगली बार चाहे से नहीं कर सकते, फिर मस्ट हो गया है कि ऐसे कर दिया है तो अब इसके हिसाब से ही दूसरा भी करना पड़ेगा अगर करना चाहते हो तो। बोलो हाँ कि ना? पक्का? हाँ तो लिख लो मस्ट के बाद आपने नीचे इक्वेशन लिख लो बी का। देन इट मस्ट बी, कैसी होगी? इट मस्ट बी बी जेड इज इक्वल्स टू, लिखेंगे लिखेंगे, इट मस्ट बी बी जेड इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर व्हाट इज दिस ई नॉट? हाँ मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड आल्सो। ऑसिलेट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड होगा ना उसका। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू इटसेल्फ। हाँ कि ना? हाँ तो ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, बोलो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लेंगे मेरे साथ साथ, साथ ही में लिख लेंगे सारे बच्चे। और बी नॉट को क्या लिख रहे हो? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही बढ़िया। और ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का भी हो गया, मतलब वेव का भी यही है। वेव का भी यही है। बोलो हाँ कि ना? ये ओमेगा किस किस का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का बोलो, और चाहे वेव का बोलो, और दोनों का सेम होना जरूरी है। मस्ट लिख दिया हमने, ठीक है ना? हाँ तो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW। और फॉर्मूले क्या क्या होते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के? 2 पाई बाय कैपिटल T या फिर 2 पाई F होते हैं। अच्छा तो T इज मेरा, पूरा बोला करो ना फिर। F क्या है? हाँ मैं ऑसिलेट कर रहा हूं, चलो पूरा बोला करो। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW, T इज द टाइम पीरियड ऑफ EMW, T is also the time period of oscillation of electric field। हाँ कि ना? अरे अगर ओमेगा तीनों का है, तीनों का मतलब किसका है? ऐसे तो अलग अलग नहीं है तो एक ही चीज है ना। लेकिन ओमेगा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, मैग्नेटिक फील्ड का भी है, और फिर देयरफॉर EMW का भी है। तो वही चीज तीनों का फ्रीक्वेंसी हो गया, वही चीज तीनों का टाइम पीरियड हो गया। हाँ कि ना? पक्का? ठीक है आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस के? इसको बोलते हैं वेव नंबर, कभी कभी बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, कभी कभी बोलते हैं वेव वेक्टर। जिसने बुक लिखी उसने अपना नाम लिख दिया कि मैं ये बोलूंगा, बोलना पड़ता है फिर। k is equals to this, that is equals to 2 pi by lambda। what is this lambda? हाँ अब बोल दो ऑफ। हाँ पूरा बोला करो, लिख लो सारी बात। किस किसने चारों इक्वेशन नहीं लिखा अभी तक?
प्रॉपरली तो एंगुलर वेव नंबर ही बोलते हैं, लेकिन वेव नंबर भी बोल देते हैं तो हम गलत नहीं बोल सकते उसको, हमको मानना पड़ता है। प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, तो वहीं से आया ये वेव वेक्टर। प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो अब प्रोपगेशन करवा रहा है तो इसके लिए वेक्टर नाम दे दिया उसका, प्रोपगेशन कांस्टेंट से बोला उसको वेव वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है तो एफ इंटू लैम्डा। एक्चुअली ये सारी की सारी चीजें कहां से लिख रहा हूं मैं, वेव्स चैप्टर से। अगर पढ़ के आते तो फिर ये सब नहीं लिखना पड़ता, तो अब यहाँ पढ़ लिया तो वहां आसान हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? सारी बातें वेव्स की लिख रहा हूँ क्योंकि चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, वेव्स पढ़ रहे हैं। चलो यहां तक हो गया। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या लिखा हुआ है बोलो, एफ इंटू लैम्डा। वैक्यूम में क्या हो जाएगा, देखो कितना सोच रहे हो, क्या हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा ये? तो देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो हमको फ्रीक्वेंसी दे देगा, वेवलेंथ पूछ लेगा, निकाल दोगे? कैसे निकाल दोगे, इक्वल टू सी करके, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू, यहां की ना, पक्का 100%, है ना? तो इस टाइप के, इसके ऊपर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे देगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, इनमें से कुछ भी दे देगा, कुछ भी पूछ लेगा, निकाल दोगे? लैम्डा दे देगा, के पूछ लेगा, के दे देगा, लैम्डा पूछ लेगा, हाँ कि ना? लैम्डा दे देगा, एफ पूछ लेगा, हाँ कि ना? कर लोगे क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। फटाफट लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। वैक्यूम एफ इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू सी। ऑब्वियसली मीडियम का नहीं लिख रहा हूं अब मैं, मीडियम में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा इक्वल्स टू वी हो जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, लिख लो, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो। एक और फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का, दैट इज ओमेगा बाय के, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। व्हाट इज दिस ओमेगा? हाँ नहीं, इक्वेशन से देखना पड़े तो कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक बात है? इक्वेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना? तो टी का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के। पूरा लिख लिया? ये देखो, इधर देखो ओमेगा, इधर देखो, इधर देखो, देखो ओमेगा 2 पाई एफ हो गया, और के देख के बताओ, 2 पाई बाय लैम्डा, बाय लैम्डा। आ गया समझ में, वेलोसिटी ऑफ वेव? ठीक है कि नहीं है? है ना? तो फॉर्मूला वही है ना? पर अगर कभी इसी फॉर्म में निकालना पड़े तो निकाल सकते, तो याद रहेगा कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक बात है? अब देखो इधर देखो, इधर देखो, एक और बात लिख लो, इसका और इसका फेस क्या है, सेम। लिख लो फटाफट से, लिख लो। इसी प्रॉपर्टी में लिखना सारा कुछ, है ना? इसी प्रॉपर्टी में लिखना आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स इन द सेम फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स इन द सेम फेस। Electric field and magnetic field oscillates in the electric field and magnetic field oscillate in the same phase. That is that is when that is when electric field becomes zero. That is when electric field becomes zero. That is when electric field becomes zero. कॉमा लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बिकम जीरो। सेम फेज का मतलब ये होता है, ठीक है ना? कि अगर एक जीरो होगा उसी इंस्टेंट पर दूसरा भी जीरो होगा। तो मैं सेम फेज समझा भी रखा है मैंने,
करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे प्योर रेजिस्टिव में, कि जब करंट जीरो होता था तो वोल्टेज भी जीरो होता था, जब करंट मैक्सिमम होता था तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होता था। तो अब ये सेम फेज पकड़ लो अच्छे से, तो सेम फेज समझ में आ गया तो पूरी वेव समझ में आएगी, बहुत सारी जगह आ जाएगी समझ में अच्छे से। एकदम क्लियर है कि नहीं है? सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन होता है क्या? कुछ नहीं होता, सेम डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि उसकी वैल्यू जीरो है तो दूसरा वाला भी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, सेम फेज में है तो उसकी भी वैल्यू जीरो ही होगी। यस और नो? 100%। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, यहां तक आती है पूरी बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज देखो जो वेव्स की ही है, तुम लोगों को अगर वेव्स का थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ओमेगा टी और के एक्स के बीच में अगर माइनस लगा होता है तो वेव मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर यहां पॉजिटिव लगा होता वेव मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां पर जो इक्वेशन लिख रखा है वहां पे थोड़ा बहुत जगह है क्या? होगा थोड़ा थोड़ा जगह तो, है ना? जहां भी ऊपर जगह हो या नीचे जगह हो, किसी में भी जगह हो, है ना, वहां पर ऐसे सर्किल लगाओ और ऐसे लिख लो, नेगेटिव मींस EMW propagates along propagates along positive x direction। चाहे नीचे वाले में लिख लो चाहे ऊपर वाले में लिख लो, जहां तुम्हारे पास जगह हो, या तो यहाँ नीचे वाले में लिख लो नहीं तो ऊपर वाले में लिख लो, जहां जगह हो। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस यहाँ पर आता है, इसका मतलब नेगेटिव मींस EMW propagates along पॉजिटिव x डायरेक्शन। और बच्चों यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिखा होता तो नेगेटिव x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में कैसे हुई? ये x लिखा हुआ है ना आगे, ये x के आगे ऐसे एरो लगा के लिख देना, ये x ऐसे आ रहा है, ये x यहां से आया। समझ आया कुछ? पक्का? अच्छा बताओ फिर, समझ आया तो, समझ आया तो बताओ फिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा रहता, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के जेड। अब बताओ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो तुम भी लिख लो एग्जाम्पल करके। वहां पे नहीं जगह तो अब तो कहीं भी लिख लो, बस ये तो यहां लिख ही लिया है। आगे जहां तक लिख लिया था, जहां तक लिख लिया था उसके आगे हमने जहां तक वो पूरा लिख लिया था, ये इसके आगे एक एग्जाम्पल लिख के कर लो ना, इक्वेशन तो कर ही सकते हो ना। एग्जाम्पल लिख के और ये इक्वेशन लिखो, एग्जाम्पल लिख के इक्वेशन लिखो और फिर इसी में लिख दो कि कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ प्रोपेगेट कर रहा है। कई बार इक्वेशन देके ही पूछ लेता है EM वेव किधर जा रहा है, हमें क्या पता किधर जा रहा है, उसी से पूछो किधर जा रहा है बताओ। नेगेटिव जेड डायरेक्शन, कैसे पता चला? पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा, और किधर, ये यहाँ क्या लिखा है, जेड लिखा है तो जेड में जाएगा। जेड में दो होता है, प्लस जेड माइनस जेड, कौन से वाले जेड में जाएगा पता चल गया। ठीक है क्या? नहीं है? पक्का? अच्छा चलो फिर इसमें बताओ, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के वाई। एक और एग्जाम्पल लिख लो, पॉजिटिव वाई में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। किधर जाएगा? पॉजिटिव में। देखो मैं बताता हूं क्या, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम हो, सेम साइन का हो, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। जैसे इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम साइन का था कि अपोजिट साइन के थे? अपोजिट साइन के थे ना, तो किधर जा रहा था? पॉजिटिव में जा रहा था। इधर क्या थे, दोनों के कोफिशिएंट सेम साइन के थे तो नेगेटिव में जा रहा था। इधर दोनों के कोफिशिएंट क्या है भाई? तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे के वाई माइनस ओमेगा टी, नहीं लिख सकते थे क्या? के वाई माइनस ओमेगा टी, तो ये किधर जाएगा आपका? पॉजिटिव वाई में। किधर जाएगा? पॉजिटिव वाई। चमका नहीं है? चमका? चलो चमका देता हूँ, देख लो फटाफट, इसको लिख लो। देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, ये लिखा हुआ। अच्छा वाई में जाएगा, जेड में जाएगा कि एक्स में जाएगा, ये तो पता चलने लग गया है ना। बस नेगेटिव पॉजिटिव का ही लोचा है, बाकी तो सब मालूम है। ठीक है, अब देखो इधर आराम से देखो, ये ओमेगा टी, ये के एक्स। अब बोलो ये प्लस, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, बोलो किधर जाएगा? यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है ना। तो ये प्लस, ये ओमेगा टी, ये के एक्स, ये ओमेगा टी, ये के एक्स, ये ओमेगा टी, ये
के एक्स, ये ऐसा लग रहा है मेरे को तो मैं वेव सी पढ़ा रहा हूँ तुमको। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखो इधर इन दोनों के कोफिशिएंट प्लस प्लस है, किधर जाएगा नेगेटिव में। बोलो इधर दोनों के कोफिशिएंट माइनस माइनस है, किधर जाएगा नेगेटिव। सेम सेम है ना, इधर माइनस आ रहा है इनके बीच में, इनका रिश्ता माइनस का, इनका रिश्ता भी माइनस का। ये किधर जाएगा पॉजिटिव, ये किधर जाएगा पॉजिटिव। इन चार के अलावा कोई और केस नहीं आएगा। और क्या आ सकता है तुम बना के देख लो। ठीक है, तो ये चारों ही लिख लो नोट्स में बस, अब तो कुछ नहीं जाएगा ना इसके बाहर। ठीक है कि नहीं है, क्या बता रहे हो, लिख लो फटाफट से। अब आ गया है समझ में। हाँ नेगेटिव कौन सी, एक्स, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स, वाई लिखा होता तो वाई, जेड लिखा होता तो जेड। आगे पीछे भी लिख सकते थे तो हाँ तो लिख सकते हो, उसमें क्या है। इसको और कैसे लिख सकते हो, आगे पीछे लिखना है तो के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसको कैसे लिख सकते हो आगे पीछे लिखना है तो माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। बोलो हाँ कि ना। इसको आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है कि नहीं है। और इसको कैसे लिख सकते हो आगे पीछे, के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो आती है बात समझ में। लिख लो फटाफट से, जल्दी से जल्दी से लिख लो। तो डायरेक्शन देखना आ गया है कि नहीं आया है, पक्के से, पक्के से आ गया कि नहीं आ गया। हाँ बच्चे बोलो, नहीं आया, बस याद कर लो इसको। इसका क्वेश्चन क्या है, प्लस है कि माइनस, इसका, 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 इस इधर जो कोफिशिएंट है वो इधर भी है कि नहीं है। इधर दोनों का प्लस प्लस, इधर दोनों का भी सेम सेम, माइनस माइनस, प्लस हो माइनस हो इससे नहीं फर्क पड़ रहा, उससे फर्क पड़ रहा है कि दोनों के सेम है कि डिफरेंट है। सेम होगे तो नेगेटिव में जाएगा, और डिफरेंट होंगे तो पॉजिटिव में जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे समझ में। चलो चले आगे कि नहीं चले। चलो यहां तक किस किसने नहीं लिखा, इधर तक ये लिख लिया था, ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। ये मैंने पूरे डिटेल में भी बता दिया उधर, अब तो नहीं दिक्कत होगी ना। ठीक है, लिखो फटाफट से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू। हाँ प्रॉपर्टी चल रहा है, प्रॉपर्टी चलते चलते चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में लिखा अलग अलग में लिखा, याद तुमको ही करना है उसको। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू, direction of propagation of EMW is determined by, is determined by, is determined by E vector cross B vector, is determined by E vector cross B vector, E vector cross B vector। कैसे, नहीं नहीं कैसे नहीं, मतलब कैसे डिटरमाइन कैसे करोगे, राइट हैंड थंब रूल, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट दिखता है आप तो अच्छे से आता है अपने को। किधर फिंगर्स खुलती हैं, किधर बंद होगी, पक्का 100%। अच्छा तीनों ही परपेंडिकुलर हैं तो तीनों को ही आई जेके की फॉर्म में भी लिखा जा सकता होगा, हाँ कि ना, पक्का 100%। याद करो यहां पर मैंने बोला था, ये देखो वेव किधर जा रही है, प्लस एक्स में, किधर जा रही है प्लस एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वाई में, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है जेड में। करो ई क्रॉस बी। अब हाथ वाथ मत घुमाओ, अब तो आसानी से हो जाएगा, तीनों तो परपेंडिकुलर ही हैं, तीनों तो परपेंडिकुलर ही हैं। तो बोलो ये किधर है आपका जे, जे, जे क्रॉस के क्या आता है, आता है कि नहीं आता है। तो जा रही थी नहीं जा रही थी आई में, जा रही थी कि नहीं जा रही थी, आई में जा रही थी, है ना, तभी तो ये वाई लिखा था और ये
जेड लिखा था। बोलो आगे समझ में कि नहीं आया? तो अब राइट हैंड नहीं लगाएंगे, अब तीन ही चीजें हैं हमारे पास, आई जे के। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या लिखेंगे बोलो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ध्यान देंगे सारे बच्चे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ई एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही तो लिखा है अभी अभी, है ना? लिख लो, मैथमेटिक्स में भी लिख लो इसको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना? और इसके पास में ये बना लो, आई जे के, इससे लिख लेंगे अब। इनमें से कोई भी दो चीजें पता होगी कि नहीं होगी? पता होगी तो वो दो चीजों में आई जे के जो भी दे रखा होगा वो लिख लेना, और बाकी का तीसरा वाला निकाल देना। निकाल दोगे कि नहीं यूजिंग दिस? और अगर राइट हैंड से करना है तो राइट हैंड से भी कर सकते हो, राइट हैंड से भी करना है तो राइट हैंड से भी कर सकते हो, पर वो क्वेश्चन आई जे के में ही पूछता है, तो फिर ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे। ठीक है ना? नहीं तो राइट हैंड से भी कर ही सकते हो। नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, along with the propagation of wave, along with the propagation of wave, along with the, along with the propagation of wave, along with the propagation of wave, comma, there propagates, there there, there propagates energy and momentum, there propagates energy and momentum, there propagates energy and momentum। क्या समझ में आया? जो वेव प्रोपगेट करती है ना, तो वेव के साथ में क्या प्रोपगेट करता है? एनर्जी प्रोपगेट करती है। मोमेंटम, मोमेंट यूएम, मोमेंटम सुना? पी, है ना? वो भी प्रोपगेट करता है ना? तो क्या लिखा हम लोगों ने? अलोंग विद द प्रोपगेशन ऑफ वेव देयर प्रोपगेट्स एनर्जी एंड मोमेंटम, देयर प्रोपगेट्स एनर्जी एंड momentum, there propagates energy and momentum without, without transfer of, without transfer of mass and charge, without transfer of mass and charge, without transfer of mass and charge। क्या क्या प्रोपगेट नहीं करता वेव के साथ? मास, चार्ज, ये सब ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्या ट्रांसफर करता है? एनर्जी एंड मोमेंट। याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, पॉइंटिंग वेक्टर, POYNTING, साइंटिस्ट का नाम है ये, पॉइंटिंग वेक्टर। उन साइंटिस्ट ने ये बताया था, इसलिए उन्होंने ये अपने नाम पे करवा लिया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल होता है, हम एस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एस वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। लिखेंगे, 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 इट इज, इट इज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, इट इज, क्या लिखा है हम लोगों ने? हाँ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू, थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, pointing vector is given by, pointing vector is given by
पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन बाय एस वेक्टर इक्वल्स टू 1/μ0 E क्रॉस B। कोई डॉट वॉट नहीं है यहाँ पे, E क्रॉस B 1/μ0 is equals to E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। पढ़ो, समझो और मुझे भी समझाओ पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। किसका फ्लो हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? रेट लिखी हुई है, मतलब डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी। डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या होता है? पावर। डी डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी मतलब ऊपर एनर्जी है, नीचे टाइम है। ऊपर क्या है? एनर्जी। नीचे क्या है? टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? याद है ना? तो पावर जो होता है हमारे पास, ये लिख चुके हैं ना सारे बच्चे? हाँ बच्चों बताओ मेरे को फटाफट से, पावर क्या होता है? बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, एनर्जी अपॉन टाइम। डी बाई डी टी मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है कि नहीं है? सो बेसिकली दैट इज पावर। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज पावर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज, यहां तक समझ में आया? अब वो पावर कहां से पास हो रही है? यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया वाली हो गई है। पावर अपॉन एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी। पावर अपॉन एरिया क्या होता है? तो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर हमको क्या डिनोट करता है? इंटेंसिटी। बोलो हाँ कि ना? पक्का समझ में आया है कि नहीं आया है? पक्का आया है? पढ़ो एक बार पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अब रुक जाओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज पावर। पक्का? अब आगे बढ़ो। इन द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब पर यूनिट एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया क्या होती है? इंटेंसिटी। मतलब पूरा का पूरा पॉइंटिंग वेक्टर हमको क्या बता रहा है? इंटेंसिटी। बोलो हाँ कि ना? आती है बात समझ में? लिख ले इस बात को। तो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट व्हाट? इंटेंसिटी, है ना? पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट इंटेंसिटी। पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी, बेसिकली दिस, है ना? पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी। बोलो आती है बात समझ में पूरी? है ना? आसपास में ये लिख लेना कहीं पे, ताकि तुम लोगों को ध्यान आ जाए कि क्या क्या बताया था मैंने, है ना? पावर एनर्जी अपॉन टाइम इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। ठीक है? चलें आगे। सो पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/μ0 E क्रॉस B। अभी अभी हम लोगों ने लिखा एनर्जी किधर फ्लो करेगी? जिधर प्रोपगेशन होगा। और प्रोपगेशन किधर हो रहा है? तो बोलो E क्रॉस B की तरफ ही आना चाहिए था ना ये पॉइंटिंग वेक्टर। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? आती है बात समझ में? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे। यहां तक क्लियर है पूरा? ठीक है, अब देखेंगे बोर्ड पे, बताएंगे मेरे को सारे बच्चे। मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/μ0। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है ना? ए क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, यही होता है कि नहीं? होता है ना ये? हाँ, तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। तो इसको तो ऐसा कैसा लिख लिया। अब इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख रहे हैं हम लोग? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लिखा था क्या अभी? पक्का? अच्छा इसको क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे इसको बोलो? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो ठीक है क्या? अच्छा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। कैसे पता चला? लिखा था ना, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। तो इसका और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? आपस में परपेंडिकुलर। तो इसका वैल्यू डाल दिया, इसका वैल्यू डाल दिया और साइन 90 लिख दिया। बोलो यहाँ तक ठीक है कि नहीं है? 100% समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक बात है, तो चलो इसको लिखवा दो मेरे को। आगे क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/μ0 ई नॉट इंटू बी नॉट। सही है यहाँ तक? आगे बोलो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। बोलो यहाँ तक ठीक है कि नहीं है? अब बताओ ये टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा इसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी होगा कि नहीं होगा?
इसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी होगा, तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी जो है वो किस पे डिपेंडेंट आ रहा है, टाइम पे। अब मुझसे कोई इंटेंसिटी पूछेगा तो फिर मेरे को पलट के पूछना पड़ेगा कौन से टाइम की बताऊं, लेकिन उसने नहीं बोला, उसने बोला केवल इंटेंसिटी बताओ, तो फिर तो मेरे को एवरेज बताना पड़ेगा। तो बताओ एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी, एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा तुम्हारे सामने, तो बोलो एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी, यानी इसका एवरेज क्या होगा, बोलो। इसका एवरेज यही, इसका एवरेज यही, इसका एवरेज यही, और इसका एवरेज, तो बोलो क्या बन गया, ई नॉट बी नॉट बाय 2 म्यू नॉट। बोलो सही है कि नहीं है, ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी ये ई नॉट बी नॉट बाय 2 म्यू नॉट। व्हाट इज ई नॉट, व्हाट इज बी नॉट? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ठीक है कि नहीं है, लिखो यहां तक, लिखो यहां तक लिख लो। तो दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक बात है। चलें आगे। तो कोई पूछे व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या बताओगे, ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, ये बताओगे। ठीक है, चलो बाद में लिखना, थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग और फॉर्मूले बनाते हैं इसके, देखेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखेंगे एक बार इंटेंसिटी क्या हो गया, ई नॉट बी नॉट बाय 2 म्यू नॉट, यहाँ तक ठीक। अच्छा एक रिलेशन होता है बच्चों, ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये एक रिलेशन होता है, ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल्स टू सी। इनफैक्ट ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस, ये भी सी होता है। इनफैक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बी, ये भी सी होता है। इंस्टेंटेनियस में तो नहीं आता ये रिलेशन, फेस सेम होता है तो आ जाता है, सेम फेस होता है तो आ जाता है। जैसे अब पिछले चैप्टर में भी आया था, वी मैक्स बाय आई मैक्स, जेड बन रहा था, आ रहा था, और वी आर एम एस बाय आई आर एम एस भी जेड बन रहा था। लेकिन अगर प्योर रेजिस्टिव की बात कर लो तो इंस्टेंटेनियस वी अपॉन इंस्टेंटेनियस आई भी जेड या आर बन सकता है, हाँ कि ना। जब तक सेम फेज में है तब तक बन सकता है, बोलो हाँ कि ना। और बोलो ये दोनों सेम फेज में है कि नहीं है, इस वजह से ये रिलेशन बन गया है। बोलो आती है बात समझ में, पक्का। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे को केवल ई नॉट की टर्म्स में लिखूं, पूरे को केवल ई नॉट की टर्म्स में लिखूं। कैसे लिख पाऊंगा बताओ, बी नॉट क्या लिख सकता हूं फिर मैं, ई नॉट बाय सी लिख सकता हूं क्या। तो बी नॉट की जगह ई नॉट बाय सी लिख के सॉल्व कर लूं तो मेरे को पूरा का पूरा ई नॉट की टर्म्स में आ जाएगा। अच्छा मैं चाहता हूं ई नॉट की टर्म ना आए, पूरा का पूरा बी नॉट में आ जाए, तो क्या कर सकता हूं, ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट सी, इन दोनों को यूज करके मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, तो मैं करूं इन दोनों को यूज। ठीक है, तो देखो और मुझे बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पर, दिस इज ई नॉट बाय 2 म्यू नॉट, और बी नॉट की जगह क्या लिखने को बोल रहे हो तुम लोग, ई नॉट बाय सी। तो बोलो पूरा का पूरा ई नॉट की टर्म्स में कितना आ गया, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी। बोलो ठीक है क्या। अच्छा मैं चाहता हूं पूरा का पूरा बी नॉट की टर्म में लिखूं, तो बोलो ई नॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, बी नॉट सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी, सही है क्या। बोलो ये बन जाएगा बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी, एक सी कट जाएगा,
बोलो क्या आ जाएगा फिर ये, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। बोलो ठीक है क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या था? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट था क्या? अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या था? याद है ये फॉर्मूलेज? क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बोलो था कि नहीं था? तो अभी तो हाल फिलहाल ऐसा कुछ दिख रहा है क्या बोर्ड पे? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या बोर्ड पे? तो बोलो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इनटू सी लिख सकता हूं क्या? पक्का 100%? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक बात है। अच्छा यहां देखेंगे, सारे बच्चे यहां देखेंगे, बी नॉट को मैं ई नॉट बाई सी लिख सकता हूं कि नहीं? तो बोलो क्या बन गया ये, बोलो ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट सी स्क्वायर इंटू सी लिखा हुआ है। बोलो हाँ कि ना? मैंने केवल क्या रखा है, बी नॉट को क्या रखा है, ई नॉट बाय सी। बी नॉट स्क्वायर था तो ई नॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो गया, ये वाला। बोलो हाँ कि ना? अच्छा अब इसको बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई नॉट स्क्वायर सी अपॉन 2 म्यू नॉट सी स्क्वायर को मैं 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं क्या? कैसे लिख सकते हैं मालूम है ना? सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाला होता है, स्क्वायर कर दिया, क्या कट गया, म्यू नॉट। अब बताओ ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा क्या? तो बोलो ये क्या बन जाएगा, ये 2 है, नीचे 2 है, हाफ बन गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और ये क्या हो गया, ई नॉट स्क्वायर और इनटू, बोलो इसी जगह पर जहां मैग्नेटिक लिख रहे थे वहीं पर इलेक्ट्रिक भी लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? तो मतलब दोनों ही एनर्जी हो गई ये तो। बोलो हाँ कि ना? तो सीधे सीधे लिख दो एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। बोलो हाँ कि ना? कौन सी वाली? कौन सी वाली? इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। बोलो हाँ कि ना? तो बोलो ये इंटेंसिटी के सारे फॉर्मूलेज हो गए कि नहीं हो गए? तो सर इतने सारे याद करेंगे क्या? मत करना। तो सर फिर कौन कौन से करें? या एक तो ये वाला कर लेना, एक ये वाला कर लेना, है ना? इस वाले से अगर पूरा ईमेल आना है, पूरा भी ईमेल आना है तो ला ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? लिख लो फटाफट जल्दी से, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो। ये हटा दूं क्या? ये किस किस ने नहीं लिखा? लिखो। लिखो लिखो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। बताओ किस किस ने नहीं लिखा? यहां तक, इधर तक किस किस ने नहीं लिखा, हाथ ऊपर करो। सब लिख चुके?
चलो हो जाएगा कि नहीं होगा? तो देखो इधर देखो, एक बार रुक जाओ, थक गए होंगे लिखते लिखते। अच्छा नहीं थके? ठीक है, देखो एक बार इधर, एक बार देखो इधर देखो। क्वेश्चन में हो सकता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, बता दोगे कि नहीं? पक्का? 100%? हो सकता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और आपको एनर्जी डेंसिटी पूछ ले, बता दोगे कि नहीं? हाँ कि ना? पूरा 100%? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोई भी पूछे यहां से बता सकते हैं कि नहीं? पक्के से? ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। इंटेंसिटी दे दे और एनर्जी डेंसिटी पूछ ले तो भी बता दोगे? इंटेंसिटी दे दिया और एनर्जी डेंसिटी पूछ लिया तो सी तो पता ही होता है ना क्या है, बता देंगे ना? ठीक बात है, फटाफट लिख लो जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर सकते हैं हम लोग। जल्दी से लिख लो। नहीं, अभी पता चल जाएगा, रुको थोड़ी देर में। कुछ नहीं पता चलेगा, लिखो तो सही। लिख ही नहीं रहे हो, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों ही एनर्जी डेंसिटी, कोई सी भी एक लिख सकते हो, इनटू सी। लिख लिया है? काम का तो केवल इतना ही है, बाकी तो सब कन्वर्जेंस है जो यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, ये तो रफ है। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। आज ही लिखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। इन EMW, in EMW energy is equally divided, energy is in EMW energy is equally divided between, energy is equally divided between electric field and magnetic field. In EMW energy is equally divided between electric field and magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इक्वली डिवाइडेड होती है, दोनों में इक्वली डिवाइडेड होती है। पता चल रहा है ना यहाँ से? पता चल रहा है ना यहाँ से? यहाँ पर चाहे आप मैग्नेटिक एनर्जी लिखो चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखो, आती तो सेम ही है, दोनों की डेंसिटी लिखनी, एनर्जी नहीं, है ना? चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी लिखो चाहे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लिखो, उसको अगर आप सी से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ EMW आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों एनर्जी लिख सकते हैं, दोनों एनर्जी इक्वली, जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है दोनों में। ठीक है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में लिख लेंगे। टोटल, टोटल, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल, ये एवरेज है, टोटल है ना, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMW is equals to 1/2 epsilon naught E naught square, that is also equals to B naught square upon 2 mu naught, that is equals to, देखो एक बार बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो क्या लिखा है आपने, टोटल एनर्जी डेंसिटी, और वो एवरेज वाली है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी तो किस पे टाइम के साथ वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है, एवरेज बताना पड़ेगा। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMW क्या लिख सकते हो आप, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हो गया, ये आपकी किसकी टर्म्स में हो गया? सर मैं तो दोनों की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो बोलो इसका भी आधा ले लो, इसका भी आधा ले लो, इसका आधा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, प्लस इसका भी आधा ले लो, क्या हो जाएगा, 1/4 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बोलो आती है बात समझ में? फिर से समझ लो, टोटल, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये लिख लो, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लिखना है तो ये लिख लो, कन्वर्ट तो कर ही सकते हो ना।
और सर हम तो दोनों की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो आधा आधा लिख लो, आधा इसका, क्योंकि दोनों का टर्म, दोनों के कैसे होते हैं, आधे आधे होते हैं, इक्वली डिवाइडेड है। बोलो हाँ कि ना? पक्का 100% समझ में आ रहा है? देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। सर ये कैसे लिख दिया? देखो इधर मैं बताऊं रफ वर्क, देखो इधर बताऊं रफ वर्क में, ई आर एम एस क्या होता है बोलो? ई नॉट बाय √2। तो बोलो ई आर एम एस का स्क्वायर क्या होता है बोलो? ई नॉट बाय 2, ई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो ई आर एम एस जहां लिखा हुआ है वहां पे ई नॉट स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 लिखूंगा तो ऊपर तो ई नॉट और बाय 2, तो 2 इंटू 2 4 आता है समझ में? ऐसे ही है, तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये लिख सकते हो, चाहे ये लिख सकते हो, चाहे ऐसे, अगर आधा आधा बांट के लिखना है तो ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। बोलो हाँ कि ना? पक्का 100%? अच्छा इसको भी ई आर एम एस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ई नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। सर ये कैसे लिख दिया? ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हो तुम लोग? √2 टाइम्स ई आर एम एस। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना ये? ओके कि नहीं? हाँ इधर बताओ जल्दी से, 1/b0 बी आर एम एस का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? हो सकता है? तो चाहे ऐसे लिखो, 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 सारी फॉर्म ही सीखी है, याद रहेगी? लिख डालो फटाफट। ये कन्वर्ट कहां से करिए? ये रहा, ये पहले से आता है। हाँ कि ना? कन्वर्ट करना खुद से आ जाएगा। चलो लिखो अगली प्रॉपर्टी फटाफट से। क्या सर? क्या नहीं? बेटा अनी कभी समझाया, समझ में आया अभी? दोनों में इक्वली डिवाइडेड है एनर्जी। हाँ डेली क्लास टाइमिंग यही रहेंगे अब, डेली क्लास टाइमिंग यही रहेंगे अब। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चों ने इधर वाला नहीं लिखा है? इधर वाला किस किसने नहीं लिखा है? इधर वाला सबने लिख लिया है? हाँ लिखो फटाफट, लिख लो लास्ट वाला जल्दी से, फिर ये वाला भी लिख लो, फर्स्ट वाला भी, देर नहीं लगाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, रेडिएशन प्रेशर। ये तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले? झूठ तो ना बोलो। हाँ 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 पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। आहा, देर से जलती है ट्यूबलाइट। किस किसने नहीं लिखा ये? हो गया? फटाफट लिखते जाओ जल्दी से, जल्दी से लिखते जाओ। बिल्कुल बातें नहीं करो।
फटाफट लिख लो। चलो, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ईएमडब्ल्यू। फटाफट लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो फर्स्ट टॉपिक लिख लो फटाफट से, फोर्स। ऐसा यूनिट बोलो, न्यूटन। सीजीएस यूनिट बोलो, क्या होगी? और इनमें रिलेशन बोलो। चलो चलो स्टार्ट हो गया है आज ही। चलो अब इसको लिख लेना, जो नहीं आया समझ में मैं कल बता दूंगा। मॉड्यूल लेके आना कल ईएमडब्ल्यू का, है ना? उसका पेज नंबर 199 198 याद करके आना, कल पूछूंगा। दो दो पेजेस है, 198 199 दोनों याद करके आना है। क्लियर है? और ये नेक्स्ट चैप्टर में लिख के आना, लिख लेना आज ही। आज स्टार्ट हो गया ये चैप्टर, है ना? ठीक बात है। ये मैं कल समझाता हूँ क्या है ये, इसको लिख लो, मैं कल समझाता हूँ ये क्या है। ठीक बात है। और वो पेज मैंने बोले वो याद करके आना। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।